नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का कल आखिरी दिन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सीतामढ़ी और बेतिया में इंतखाबी जलसा। आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पहली से 19 दिसंबर तक रखने का ऐलान। अपोजिशन कांग्रेस ने सेशन में ताखीर पर दर्ज कराया एहतजाज। कानून की जबान मुकामी और सादा होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तासुर। कानूनी इमदाद की फराहमी के निज़ाम को मजबूत बनाने पर कौमी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। और दिल्ली में सर्दी की दस्तक। दर्जे हरारत 11 डिग्री तक पहुंचा। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी की उम्मीद। और खबरों की तफसील। बिहार में दूसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कल इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में अज़ीमुश्शान इंतखाबी जलसे से खिताब किया, जहां अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सख्त तनकीद की। मोदी ने कहा कि हमें कट्टे वाली नहीं, एनडीए वाली सरकार चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम को इंतशार नहीं बल्कि तरक्की पसंद हुकूमत चाहिए। सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इन्होंने कूचाधामन असेंबली हल्के में अवामी जलसे से खिताब करते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लीडरों पर सख्त तनकीद की। अवैसी ने तेजस्वी यादव को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम उम्र में ही नहीं बल्कि दिमाग और ज़बान से भी कच्चे और नंबर 1 झूठे हो। इन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। बनाया, मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। सरकार बनाओ, सरकार बदलना है। कभी बोले चाचा भतीजा आ गया,
चाचा भतीजा, बड़ा ड्रामा किया। हम याद है आपको बोले थे 2015 में यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा मजाक उड़ाए थे सब लोग बड़े बड़ी बातें किए। क्या हुआ फिर? 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। ये बच्चे तो लालू का दौर भी नहीं देखे होंगे और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं, सीमांचल का बेटा की बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है। वोट चोरी के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, रियासती वज़रा और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ मुनक़िदा दस्तखती मुहिम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने बताया कि तमाम दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात दिल्ली भेजे जाएंगे और उस पर एक बड़ी रैली भी मुनक़्क़िद की जाएगी। शिव कुमार ने कहा कि वो खुश हैं कि पार्टी कारकुन वोटर के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। Always Karnataka wants to be a role model for all these activities. We know a lot of misuse they are trying to do it. So we had given a call to everyone. A big number has been received. I am going to dispatch all those papers to Delhi, all the signatures. That is why there will be a big rally on this in Delhi later. The ACC will take it up. And I'm very happy our workers have taken a very great interest in this to protect every right of a voter. Now let the report come. I don't want. I am speaking on the reports. What has come. वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी इमदाद की फराहमी के निज़ाम को मजबूत बनाने के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में PM मोदी ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से तैयार करदा कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून की ज़बान सादा और मुकामी होनी चाहिए ताकि आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सके। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत का लीगल एड सिस्टम गरीबों और पसमानदा तबक़ात को इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, न्यायपालिका और सामान्य मानवी के बीच सेतु का काम करती है। मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट्स के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं।
पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मुनक्किद किया जाएगा। इस बात का ऐलान मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने किया। इन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम एक बामानी और तामीरी इजलास के मुंतज़िर हैं जो जमहूरियत को मजबूत करेगा और अवाम की उमंगों की तकमील में मददगार साबित होगा। ताहम अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि सरमाई इजलास को गैर मामूली तौर पर ताख़ीर का शिकार किया गया और काफ़ी मुख्तसर मुद्दत के लिए सेशन रखा गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि इजलास के दौरान कई अहम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन के साथ जो संबंध अभी हो रहे हैं बिना कोई समझौता का, क्लीन चिट तो दे दिया प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को, पर बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जो पहले स्थिति थी हम उस स्थिति को वापस नहीं लौटाए हैं। न्यू नॉर्मल जो चीन ने स्थापित किया है उसके आधार पर बातचीत हो रहा है दोनों देश के बीच में। तो ऐसी कई मुद्दे, अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक वृद्धि का दर, जीडीपी को लेकर, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, विषयों की कोई कमी नहीं है। हम बार बार नोटिस देते रहते हैं पर कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मनमर्जी जो सरकार करना चाहती है करती है। पर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ क्योंकि हमेशा सरकार के हमारे पास ये बिल लाएंगे, वो अधिनियम हम बनाएंगे, ये बिल पेश करेंगे, इस पर चर्चा होगी। तो इस बार बोल खुल गया उनका। 15 दिन का सेशन, मुझे समझ में। कौमी दारुल-हुकूमत में सर्दी के आसार नुमायां होने लगे हैं। दर्जा हरारत घटकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बताया गया है कि कल दिल्ली में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 3.3 डिग्री कम रिकॉर्ड की गया। दूसरी जानिब दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी DPCC ने कहा कि हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के मुश्तरका काविशों के बायस इस साल फ़ज़ाई आलूदगी की सतह में नुमाया कमी देखी गई है। कमेटी के मुताबिक नवंबर के ज़्यादातर दिनों में फ़ज़ाई मेयार पिछले साल के बनिस्बत बेहतर रहा। समिति की तरफ से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से हम पिछले कुछ समय से विभिन्न कदम उठा रहे हैं दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, और इसका नतीजा कुछ हद तक अब देखने को मिल रहा है। यदि आप नवंबर के AQI को देखेंगे तो 7 दिन कल तक बीत चुके हैं और 7 दिनों में अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 6 दिन पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली का AQI बेहतर रहा है। 1 नवंबर को 303 था, पिछले वर्ष 339 था। 3 नवंबर को 309 था, पिछले वर्ष 382। 4 नवंबर को 291, पिछले वर्ष 381। 5 नवंबर को 202, पिछले वर्ष 373। 6 नवंबर को 311, पिछले वर्ष 352। 7 नवंबर को यानी कल 322, जबकि पिछले वर्ष यही आंकड़ा 377 था, 377। नो डाउट पिछले 2-3 दिन से ठंड ज्यादा हो गई है और जो जो टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है उसका। और शायद ये है कि सस्पेंडेड एयर नीचे होने से क्लैरिटी कम होती जा रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, और पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि बड़ा वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए इस पे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह किया। ये ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु के दरमियान चलाई जाएंगी। PM मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां इन्होंने इन ट्रेनों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मनसूबा मुल्क में जदीद रेल खिदमात के नए दौर का आगाज है। मध्य प्रदेश के रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नौमुंतखब ज़िले सुदूर का तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ। इस तरबियती कैंप में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के लीडरों से खिताब किया। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी ने रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करने के लिए नौमुंतखब ज़िले सुदूर पर जोर दिया।
मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का अध्यक्षों का कैंप पचमढ़ी में चल रहा है और उस कैंप को संबोधन करने के लिए आदरणीय राहुल जी आज आए हैं। उसके संबोधन के पहले कुछ प्रमुख प्रदेश के जो नेता हैं उनसे भी चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया कि संगठन सृजन ठीक है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, और आगे के लिए हम लोगों को मंत्र दिया कि आपस में समन्वय, संगठन को और मजबूत करा जाए और निचले स्तर पर जो हमारी कटिंग एज इकाई है जिला कांग्रेस, वो और मजबूत हो और मजबूती के साथ 2028 के चुनाव के लिए संगठित होकर सरकार बनाने का लक्ष्य रखें। आपने क्या फीडबैक दिया, संगठन सृजन कैसा रहा? संगठन सृजन, देखिए कोई चीज भी नई होती है तो थोड़ी थाड़ी किसी को खुश हो, किसी को दुखी हो, कोई ऐसा होता है, लेकिन मूल रूप से तो अच्छा है। अभी नई बात हुई, ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सलाहकार समिति की जो बैठक होगी उन सब मुद्दे वहां पर चर्चा होगी। समन्वय पर भी जोर दिया कि सभी बड़े नेता समन्वय के साथ काम करें, कोई दिक्कत है तो सिर्फ बड़े नेता में समन्वय नहीं, हर कांग्रेस के नेता चाहे जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, समन्वय होना बहुत आवश्यक है। बिना समन्वय के संगठन मजबूत नहीं हो सकता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बडगाम में पीडीपी के उम्मीदवार के लिए एक इंतखाबी रैली में शिरकत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसी अवाम से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज़िश्ता साल अपनी मुहिम के दौरान अवाम को मुफ्त गैस और बिजली देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं किया। यूनिट बिजली फ्री गैस मुफ्त गैस गरीब 10 किलो राशन 1 लाख नौजवानों रोजगार रिजर्वेशन इलाज ताकि ओपन मेट्रिक नौजवान नाइंसाफी यम गास चरान गरीबन गुरबातन मकान बदन तम वाल लुकन वाद मगर लुकन बासो पीडीपी फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ खुला साथ 8 सीट 2 सीट कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीट आज गो आखरी कोता गो उमर समन तंदो बुशुस गांधरबल ते लड़ा इलेक्शन बुशुस बड़गाम ते लड़ा यदि मैं ज्यादा वोट पे तो बताओ सही सीट ही होना। अगर वो कुंजाई किया गलत काम है तो ये तो अच्छा गलत होना पता है तुम्हें बड़गाम इसमें ज्यादा वोट। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह का अवामी जोश बडगाम और नगरोटा में देखा गया, इससे साफ जाहिर है कि दोनों जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने उम्मीद जताई कि अदालत MLA डोडा महराज मलिक के साथ इंसाफ करेगी। वो दोनों हम जीतेंगे। आपने देखा होगा परसों ही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत बड़ी रैली नगरोटा में थी और जो लोग कहते थे वहाँ वो कैंडिडेट जो हमने खड़ा किया है सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उमर साहब जब वहाँ गए, वहाँ कितनी बड़ी रैली हुई, उससे पहले मेरे भी कम से कम 8-10 जलसे वहाँ उस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। तो इसलिए नगरोटा और बडगाम हम दोनों जीतेंगे और मैंने आपको उसमें भी कहा था कि ये दोनों बाई इलेक्शन जो हैं हमारा हम जीतेंगे और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत के असेंबली में बैठेंगे। इसलिए आप भरोसा रखिए। अब तो थोड़े दिन रह गए हैं, अब 11 तारीख को पोलिंग होनी है और 14 तारीख को काउंटिंग है और जिस दिन काउंटिंग आएगी आप खुद देखेंगे कि दोनों सीटों। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पंजाब के तरन तारण असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर
रेखा गुप्ता ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम अब तब्दीली चाहते हैं और साफ और शफाफ क़यादत ही रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने पंजाब के लोगों को कर्ज में डुबोकर इनके हुकूक छीन कर और तरक्याती कामों को रोक दिया और इनको मुसलसल धोखा दिया। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मुनक़िदा 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस नुमाइश 2025 में शिरकत की। इस मौके पर शहरी ट्रांसपोर्ट के जदीद निज़ाम, पायदार नक्ल हरकत और टेक्नोलॉजी पर मबनी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हरियाणा में शहरी आमदोरफ्त के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दाम कर रही है। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पानीपत में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने अपने खिताब में कहा कि सरदार पटेल ने मुल्क की यकजहती और इत्तेहाद के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेज के तलबा और अवाम ने शिरकत की। घोषणा भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पास कर दिया कि इस भारत देश में जो 565 रियासतें हैं, उनकी छोटी छोटी रियासतों के अपने राजा महाराजा हैं, उनको छूट दे दी कि आप चाहो तो भारत के संविधान में आ जाओ, चाहो तो अपना संविधान अपने आप बना लो और उसमें भारत के साथ जुड़ के रहो, अपने अपने रियासतें अपने हिसाब से चलाओ। बहुत कठिन एक काम था, कांटा बो दिया था इस देश में, कभी एकता न हो, इस प्रकार की अंग्रेज ने चाल चली। उस समय सब लोग बैठे, विचार किया कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया, कौन इसको ठीक कर सकता है। एक स्वर से, एक मत से लोगों ने कहा कि ये काम और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते हैं, जो सबको मना करके एक कर सकते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में हुए शेख रियाज इनकाउंटर केस में मकतूल के अहले खाना ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया है। दिल्ली में मुनक़िद एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रियाज की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे को जाली पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। इन्होंने रोते हुए कहा कि रियाज की लाश पर गोलियों के जख्म, टूटी गर्दन और फटे हुए जिस्म के निशानात देखकर अहले खाना सख्ते में आ गए। अहले खाना ने मुतालबा किया कि पुलिस इनकाउंटर की CCTV फुटेज अवाम के सामने लाई जाए ताकि सच सामने आ सके। तेलंगाना के समाजी कारकुनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियाज को पुलिस हिरासत में तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और बाद में इनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ी गई। इन्होंने आज़ाद अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। इधर चार सुराखा डाल दिए, इधर अंतड़ियां निकल जा रहे बेटा, इधर सुराखा डाल दिए, एक जानवर से बदतर कर दी। मेरे बच्चे को इंसान का बच्चा है ना, वो 4 सुराखा, ये गर्दन तो यूं यूं रही तो बन के रखे। मेरे कहता वो जरा जल्दी लग जाओ। अरे इधर पुलिस बीच में, उसको इतना डर था, मारे कहीं को पहले मार के इधर डोला, बीच में पुलिस लग जा रहे। अब खबर में से भी हम रखे तो लेके जाओ, फिर हमारे बच्चे को और भी लेके जाओ। आपका तुम्हारा रहा तो नहीं करते, मुसलमान के बच्चे रहने से फटाखे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ये करे, ऐसा करते क्या? तुम्हारा होंगे हमारा होंगे खून इतना, तुम्हारी भी जान हमारी भी जान। एक माँ है, सबके बच्चे के लिए बड़ी हिफाजत के लिए ऐसा नहीं करना। तुम लोग कम कराओ, कुछ बोलो, इंसाफ कराओ। రియాజ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి ఇంటరోగేషన్ పేరు మీద వాళ్ళకి టార్చర్ చేస్తామని తెలిసిందని రియాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ సరెండర్ చేశాడు. వాడు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని చంపాడంటే నిజామాబాద్లో ఉంటాడా? వాడు నిజామాబాద్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు కదా. ఫ్యామిలీని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు కదా, మీరు కూడా ఎక్కడ తప్పించుకోవడం అంటారు కదా. అలాంటి ఏం చేయలేదు, ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఉంది, ఫ్యామిలీ వెయిట్ చేస్తుంది రియాజ్ వస్తాడని. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకొని 24 hours టార్చర్ చేశారంటే వీళ్ళు వినరు అని స్వయంగా సరెండర్ చేశాడు. अमेरिका के सिएटल में हिंदुस्तान की जानिब से अहम प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ आइंदा साल मुनक़िद होने वाले इंडिया AI एपेक्स समिट 2026 से कबल पहला क्रिएटिव रिजर्व इवेंट शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ। ये तकरीब भारतीय कौंसिल खाने की नई इमारत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को ज़राई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में फ़रोग़ देने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक ये तकरीब इन कई पेशगी सेशंस में से पहली है जो 19 और 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाली आलमी समिट से पहले मुनक़िद की जा रही है।
कोलकाता में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने ऋचा घोष को सोने की चेन पहनाई। ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे का तकर्रुरीनामा इन्हें पेश किया और बंग भूषण अवार्ड से भी सरफराज किया गया। साबिक़ भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी इस मौके पर मौजूद थे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की जानिब से भी ऋचा घोष को 34 लाख रुपये नकद इनाम, सोने का बैट और गेंद का यादगारी मॉडल पेश किया गया। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।